दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। संध्या की नागफनी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अनीशा ऑफिस से लौटकर घर के अंदर घुसी ही थी कि घर के बाहर लगे लेटर बॉक्स से झांकता एक लिफाफा नजर आया। उस पर अपना नाम और पता लिखा देखकर सोचने लगी, आखिर यह किसका पत्र हो सकता है। सूचना क्रांति के इस युग में त्वरित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अन्य साधन उपलब्ध होने के कारण निमंत्रण पत्र, बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त प्यार और अपनत्व से लबालब भरे पत्रों का आना अब गुजरे वक्त की दास्तां लगने लगा है। लिफाफे के अक्षर जाने पहचाने लग रहे थे, पर मस्तिष्क पर बहुत जोर डालने के पश्चात भी वह याद नहीं कर पा रही थी। संशययुक्त मन से लिफाफा खोला। संबोधन देखकर हर्ष मिश्रित भाव चेहरे पर आए। वह उत्सुकता के साथ पत्र पढ़ने लगी। यह बेटी अनीशा, सदा खुशी रहो। बेटी, तुम्हारे विवाह को 1 वर्ष पूरा हो गया है। तुम्हारे और कुणाल की बगिया में खिले प्यार और विश्वास के फूलों को देखकर मेरा मन प्रसन्नता से बाग बाग हो उठता है। लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। जीवन का बीता हर पल तुम दोनों के बीच पनपे प्यार और विश्वास के बंधन को और मजबूती प्रदान करे। भूल से भी किसी की बुरी नज़र तुम्हारी हरी भरी बगिया पर न पड़े, यही इस आसक्त बीमार बूढ़े तथा पल पल मृत्यु की और अग्रसर व्यक्ति की कामना है। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, सही गलत में भेद कर सकती हो। शायद इसीलिए आज मैं जीवन की उस घटना को तुम्हारे साथ शेयर करने का साहस कर पा रहा हूँ, जिसने न केवल मुझे वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को जीवन भर का दर्द दिया और मैं अपराधी न होकर भी अपराधी बन गया। बेटा, उम्र कैद पाया अपराधी भी यदि अच्छे चाल चलन और अच्छे व्यवहार का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो उसे 14 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया जाता है। उसे सुधरने का मौका दिया जाता है। लेकिन मेरी तो सफाई देते देते तथा प्रायश्चित करते करते पूरी उम्र ही बीत गई। बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माँ का बहुत महत्व है, होना भी चाहिए। आखिर माँ तो माँ ही होती है। माँ ही बच्चे की प्रथम अध्यापिका, गाइड होती है। तुम्हारी माँ को भी मैं दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि उस समय जैसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई उसमें शायद कोई भी औरत ऐसा ही व्यवहार करती जैसा उसने किया। पर एक बार वह सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करके मेरी सुनती, मेरा विश्वास करती, तब शायद परिस्थितियाँ भिन्न होती। जब भी मैंने उसे सच्चाई से अवगत कराना चाहा, उसने अनसुना करने का प्रयत्न किया या सुना भी तो उस पर विश्वास नहीं किया। बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम भी अपनी माँ की तरह मेरी बात पर विश्वास कर पाओगी या नहीं, पर अगर आज मैंने अपने जीवन की सच्चाई का बयान नहीं किया तो शायद शांति से मर भी नहीं सकूँगा। बेटा, मैं यह नहीं कहता कि मेरी कोई गलती नहीं थी। पहली गलती यह थी कि मैंने अपने पुरुषोचित अहंकार में एक स्त्री का जाने अनजाने अपमान किया था, तथा दूसरी यह कि मैं आने वाले तूफान को भांप नहीं पाया। उस घटना के कारण तुम्हारी माँ ने भले ही मुझसे दूरी बना ली थी, पर उसने मुझसे तलाक की मांग कभी नहीं की। दिलों में दूरियां आने पर भी हमने तुम्हारे अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक फैसला लिया था कि जब तक तुम वयस्क नहीं हो जाती, तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता, तब तक हम अलग नहीं होंगे। इस समझौते के साथ उसने एक शर्त मेरे सामने यह भी रखी थी कि साथ साथ रहने के बावजूद तुम कभी मेरे या मेरी बेटी के समीप आने का प्रयत्न मत करना।
इस समझौते के बावजूद वर्षों तक मैं इसी उम्मीद में जीता रहा कि शायद समय के साथ हमारी गलतफहमियां दूर हो जाए तथा एक दिन हम सहज जीवन बिता सके। अपने बेजान हो आए रिश्ते पर लोगों की नज़र न पड़े इसलिए हम सभा समारोह में सदा साथ जाने का प्रयत्न करते। मन की कड़वाहट को कुछ पलों के लिए भुलाकर सामान्य रहने का भी प्रयास करते, लेकिन घर की चार दीवारी में घुसते ही चेहरों की भाषा बदल जाती, मुस्कान लुप्त हो जाती। तब लगता हर इंसान एक अभिनेता है। हाँ, यह बात अलग है कि कोई इसी के बल पर अपनी रोजी रोटी कमाता है और कोई करते करते पूरी जिंदगी ही गुजार देता है, किंतु उसके इस गुण का किसी को पता भी नहीं चल पाता। कितने सुनहरे दिन थे वे जब मैं हैदराबाद के ब्रांच ऑफिस में जनरल मैनेजर के पद पर स्थानांतरित होकर आया था। पहली बार जीएम बना था। नया नया पद था, रुतबा भी था, जुबा खून तथा काम करने का हौसला भी था। कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए मैं नित नए नए प्रयोग कर रहा था। संभावनाएं तलाशने के लिए लगभग हर हफ्ते ही 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता था। मुझे खुशी थी तो इतनी कि तुम्हारी माँ प्रीति मेरे हर फैसले में सदा मेरे साथ रहती थी। उसने कभी देर सवेरे आने पर मुझे टोका नहीं, न ही कभी क्रोधित हुई। उसने घर बाहर की पूरी जिम्मेदारी संभालकर मुझे घर के झंझटों से मुक्त कर दिया था। मैं स्वयं को अत्यंत ही भाग्यशाली समझता था, जैसे इतनी समझदार पत्नी मिली मुझे। सच तो यह था कि उसके सहयोग के कारण ही मैं ऑफिस में पूरे मनोयोग से काम कर पा रहा था। उस समय मुझे लगता था कि किसी ने सच ही कहा है, आदमी की सफलता के पीछे औरत का योगदान होता है। काम से मैं कभी घबराता नहीं था। मेरा मानना था जब तक काम चैलेंजिंग न हो तब तक काम करने का मज़ा ही क्या है। अपनी इसी खासियत की वजह से मैं मात्र 10 वर्ष में ही उस जगह पर पहुंच गया जहां तक किसी अन्य को पहुंचने में बरसें लग जाता है। अधीनस्थ कर्मचारी जहां मेरे काम के प्रति कठोर रवैये से खौफ खाते थे, वही कुछ ऑफिस के बगल में बने कैबिन में बैठे खूबसूरत सेक्रेटरी को देखकर ईर्ष्यालु हो उठते थे। वस्तुतः सेक्रेटरी मिस एल्फेंसो थी भी गजब की सुंदरी। ऊपर से उसका लिबास ऐसा था कि अच्छे से अच्छा अपनी सूझबूझ खो बैठे, लेकिन काम में बेहद दुरुस्त। एक विश्वस्त अधिकारी ने उसकी प्रशंसा करते हुए चेतावनी के स्वर में कहा था, सर, इससे आज तक कोई बच नहीं पाया है, संभल कर रहिएगा। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो किसी की ब्रह्म सुंदरता को देखकर पिघल जाऊं। ऐसी अच्छी हरकत सभ्य और संस्कृतम व्यक्ति नहीं बनना अच्छी मनोवृत्ति वाले ही करते हैं। तो मैंने अकड़ कर कहा था, एक आवश्यक मीटिंग चल रही थी, उसके कुछ आवश्यक पॉइंट्स को नोट करने के लिए मैंने मिस एम्फ्लोस को बुलाया था। उसके अंग प्रत्यंग झलकाते टॉप को देखकर मेरे मुंह से अनायास निकल गया, मैडम, यह ऑफिस है न कि फैशन पैरेड का स्टेज। आइंदा से ऑफिस आते समय आप अपने लिबास पर ध्यान दिया करें। मेरे वाक्य को सुनकर मेरे साथ बैठे अन्य अधिकारी मुस्कुरा दिए थे। अपमानित तथा आहसी मिस एम्फ्रेंसो एस सर कहकर न चाहते हुए भी डिस्ट्रैक्शन लेती रही। मेरे रूप और अदाओं के भंवर जाल से आज तक कोई बच नहीं पाया है। न जाने यह किस मिट्टी का बना है जो मेरी सराहना करना तो दूर हर समय अपमानित ही करता रहता है। चेहरे पर लिख आई उसके मन की
इबारत को पढ़कर मन ही मन आई हंसी के साथ ही साथ अपने दृढ़ चरित्र पर मैं गब्न-मुख्य भी हो उठा था। यह सच है कि मेरा उसको अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था और न ही यह मेरे व्यक्तित्व में सम्मिलित था, किंतु यह भी सच था कि उस अधिकारी के उक्त कथन के पश्चात मैं उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही विरक्ति का प्रदर्शन करते हुए उससे शालीनता की उपेक्षा करने के साथ उसे कदा कदा टोक भी दिया करता था। पर उस दिन कई लोगों के सामने टोकना शायद मिस एल्फेक्स को आहत कर गया था। औरत का यह रूप मुझे कभी भी पसंद नहीं था। मेरा मानना था कि एक औरत को सदा शालीनता के दायरे में रहना चाहिए, चाहे वह घर में हो या बाहर। इसी मनोवृत्ति के कारण अनायास ही मुँह से निकले उस वाक्य पर मुझे किंचित भी अफसोस नहीं हुआ था। कुछ समय पश्चात मेरा बेंगलोर जाने का कार्यक्रम बना। ऐसे दृश्य में मीटिंग की ब्रीफिंग के लिए विवाद से बचने के लिए मिस एल्फोस को जगह में अपने अन्य असिस्टेंट को ले जाया करता था, पर इस बार उसने स्वयं ही आकर कहा कि सर, गार्डन सिटी में मेरी बहन रहती है। वह काफ़ी दिनों से बीमार है। अगर आप मुझे साथ ले चले तो मेरा उससे मिलना भी हो जाएगा। उसके आग्रह को इंसानियत के नाते ठुकरा नहीं पाया। बेंगलोर पहुंचकर हम एक ही होटल में रुके। कमरे अगल बगल में थे। रात 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो बाहर मिस एल्फोस को खड़ा पाया। मुझे देखते ही मिस एल्फोस ने कहा, सर, अकेले बहुत घबराहट हो रही है। अगर आपको आपत्ति न हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज़ में आकुलता और घबराहट देखकर असमंजस की स्थिति में मैं उसके शब्दों को तोल ही रहा था कि वह वहीं खड़ी खड़ी लड़खड़ाने लगी। उसे लड़खड़ा कर गिरता देख एकाएक मैंने उसे अपनी बाहों में थाम लिया तथा अपने ही पलंग पर लेटा दिया। डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया था कि उसने मुझे रोकते हुए कहा, रहने दीजिए सर, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा। बस एक गिलास पानी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? पानी से भरा गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए मैंने कहा था, अगर आपको बुरा न लगे तो कुछ समय मैं आपके साथ आपके कमरे में बिता सकती हूँ। पता नहीं क्यों अकेले में बहुत बेचैनी हो रही है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मानवता के नाते मैंने उसकी बात मान ली तथा दूसरे दिन की मीटिंग की तैयारी करने लगा। एकाएक लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। पीछे मुड़कर देखा तो मिस एल्फोस खड़ी है। उसके हाव भाव देखकर कुछ अजीब सा लगा। मैं एकाएक खड़ा हो गया तथा उसे नम्रतापूर्वक अपने कमरे में जाने को कहा, किंतु वह टक से मस नहीं हुई। मन किया कि होटल के स्टाफ को बुलवाकर उसे अपने कमरे से बाहर निकलवा दूं, पर अपने ऑफिस की बदनामी के डर से ऐसा करना उचित नहीं लगा। अंततः मैं स्वयं ही कमरे से बाहर निकल आया। काफ़ी देर तक उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करता रहा, किंतु वह बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से थका मांदा, आंखें नींद से बोझिल हो ही रही थी कि अंततः मैं उसके कमरे में जाकर सो गया। बेटा, बस यही मुझसे गलती हुई जिसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। दोस्तों, कहानी को आगे सुनेंगे दूसरा भाग में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।